नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को फिर से कांग्रेस पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पार्टी की सोच पुरानी हो गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस पर देश को बांटने के लिए नैरेटिव गढ़ने का उन्होंने आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी अब उत्तर दक्षिण विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने सरकार में आते ही लोकतंत्र का गला घोंट दिया, रातों रात राज्य की दर्जनों सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने देश की अधिकतर समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने आज बहुत कुछ बोला। इस दौरान उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी को पढ़ते हुए ये दावा किया कि पूर्व पीएम आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और आदिवासी कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बाबा साहब ना होते तो शायद SC ST को आरक्षण मिलता ही नहीं। ये भी मेरे मन से सवाल उठता है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक बार नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, मैं खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू की मुख्यमंत्री को लिखी हुई चिट्ठी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जन्मजात इसके विरोधी रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि जिस कांग्रेस को अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना करना कुछ लोगों की मजबूरी है, कड़वी बातें करना कुछ साथियों की मजबूरी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में देश के प्रधानमंत्री की आवाज को घोटने का प्रयास किया गया, मुझे बहुत सताया गया। हम बड़े धैर्य और नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे हैं, लेकिन आप आज भी ना सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। परंतु मेरी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। देश की जनता ने इस आवाज़ को ताकत दी है, इसलिए मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बोलते हैं जैसे बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी है। उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्होंने इसे देखा, पढ़ा, आनंद लिया और हंसे। सत्ता संभालने के बाद से ही मोदी लगातार ऐसे बोल रहे हैं मानो बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है। तमिलनाडु में 15 पूर्व विधायकों और एक पूर्व सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें से अधिकांश नेता राज्य में भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक से हैं और वो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और L मुरुगन के अलावा राज्य भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की उपस्थिति में शामिल हुए। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी ओडिशा में हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के CM नवीन पटनायक और उनकी पार्टी BJP पर जमकर हमला बोला है। आमतौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इनके खिलाफ बयान कम ही देते हैं। अपनी इस यात्रा में ओडिशा आए राहुल गांधी ने पूरी आक्रामकता के साथ इन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओडिशा में नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप सरकार चलाती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। मुझे संसद में दिखता है कि मोदी जी के कहने पर बीजेपी के लोग हमें परेशान करते हैं। ओडिशा में बीजेपी और बीजेपी की इस पार्टनरशिप सरकार से सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केरल के मुख्यमंत्री P विजयन अपने मंत्रिमंडल और सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। CM सिद्धारमैया ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि टैक्स के योगदान के मामले पर कर्नाटक नंबर 2 पर है। कर्नाटक 4,30,000 करोड़ का टैक्स देता है। वहीं टैक्स देने के मामले में नंबर 1 राज्य महाराष्ट्र है। अगर हम 100 रुपए का टैक्स भारत सरकार को जुटाकर दे रहे हैं तो हमें बदले में केंद्र सरकार से 12-13 रुपए ही मिलते हैं। दक्षिण के राज्यों की मांग है कि केंद्र संविधान के नियमों के मुताबिक राज्य को पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराए। तमिलनाडु सरकार भी इसे लेकर प्रदर्शन कर सकती है। यहाँ सत्तारूढ़ DMK के कार्यकर्ता पहले से ही केंद्र सरकार के दफ्तरों के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण के 5 राज्यों में से 3 राज्यों की मांग लगभग एक जैसी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर माई टैक्स माई राइट यानी मेरा टैक्स मेरा अधिकार जैसी कैंपेन हैशटैग भी चल रहा है। बता दें, अगर ये मुद्दा गर्माता है तो बीजेपी का दक्षिण भारत में लोकसभा चुनाव में सफाया भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन को यूपी में बड़ा झटका लग सकता है। राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद के नेता जयंत चौधरी कथित तौर पर अब भाजपा के साथ बातचीत कर रहे हैं। मामले से जुड़े करीब सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने
रालोद को उत्तर प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा की पेशकश की है। सूत्रों ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी ने मंगलवार शाम को दिल्ली में एक वरिष्ठ भाजपा नेता से मुलाकात की, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि दोनों दल महत्वपूर्ण चुनावों से पहले हाथ मिलाने पर विचार कर सकते हैं। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबरों के बीच सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने नया दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जयंत कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जयंत सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। भाजपा सिर्फ गुमराह कर रही है, वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और भाजपा को हराएंगे। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। उनकी पार्टी आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा हो रही है। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए हैं, वो पढ़े लिखे और राजनीति को समझने वाले इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसानों की लड़ाई को कमजोर होने देंगे। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जयंत चौधरी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसानों को क्षति पहुंचे। ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आरएलडी ने हमेशा संसद और संसद के बाहर किसानों की आवाज उठाई है। जयंत सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो किसानों के खिलाफ हो, क्योंकि वो खुद भी राज्यसभा मेंबर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। बुधवार को उनकी मुलाकात पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार महागठबंधन छोड़कर एनडीए से जुड़ने के बाद नीतीश कुमार की ये पहली दिल्ली यात्रा और पीएम मोदी से मुलाकात है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार शाम को मजाकिया अंदाज में कहा कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, अच्छा प्रदर्शन करने वालों को शायद ही वो पहचान मिल पाती है जिसके वो हकदार थे, जबकि जो लोग लड़खड़ाते थे उन्हें अक्सर सजा नहीं मिलती। पीटीआई के मुताबिक गडकरी ने लोकमत मीडिया के कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। गडकरी ने मौजूदा समय में सत्ताधारी पार्टी के समय जुड़े रहने के इच्छुक अवसरवादी नेताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि ऐसे राजनेता हैं जो अपनी विचारधारा पर कायम हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। चुनाव आयोग के अजित पवार गुट को असली एनसीपी ने बताए जाने के फैसले को शरद पवार गुट ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। शरद पवार गुट ने कहा है, ये फैसला चुनाव आयोग ने दबाव में लिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने न सिर्फ अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताया, बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह दीवार घड़ी भी उन्हें दे दिया। ईडी ने अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापे मारे हैं। वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में आए थे। ईडी ने यह कार्रवाई कथित वन घोटाला मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत के खिलाफ की। ईडी की कई टीमों ने इस मामले में दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में 17 स्थानों पर छापेमारी की। भारतीय पर्यटकों के लिए ईरान की तरफ से अच्छी खबर आई है। ईरानी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि तेहरान ने देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिनों की वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। ये नियम 4 फरवरी से लागू होगी। इस नीति के लागू होने के साथ भारतीय पर्यटकों को ईरान जाने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान में चुनाव 1 साल की देरी से हो रहा है। नाम का चुनाव है, सेना जिसको चाहती है वही सत्ता में आता है। पाकिस्तान का चुनाव एक मजाक बन गया है। पूरी दुनिया में राजनीतिक विश्लेषक वोट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान के बिना चुनाव कैसा। इमरान देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, जिनके सहयोगियों पर व्यापक कार्रवाई के कारण अधिकारियों पर चुनाव पूर्व धांधली के आरोप लग रहे हैं। युवा मतदाता जिस नेता को अगले 5 वर्षों के लिए देश को सौंपना चाहते हैं, उसे चुनने में असमर्थ हैं। ऐसे ही एक युवा मतदाता ने CNN पर टिप्पणी की है कि हर कोई देख सकता है कि प्राथमिकता किस नेता के लिए है। मैं अपना पहला वोट इमरान खान को देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो सकता है। युवा मतदाता ने कहा कि हमारी संवैधानिक संस्थान काम नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है, हम बहुत व्यथित हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।